Candidates and welcome to Government Crackers. So in this session basically we'll be discussing the complete NCERT geography of class 6. तो जैसे कि आपको पता है कि एग्जामिनेशन के लिए NCERT बुक्स हमेशा स्टैंडर्ड बुक्स होती हैं. तो हियर यू विल फाइंड द कंप्लीट ब्लूप्रिंट ऑफ NCERT. मैं पूरी NCERT लेके नहीं कर सकती क्योंकि कॉपीराइट का इशू आ जाएगा, इसीलिए मैं यहाँ पे आई विल बी यूजिंग बोथ द लैंग्वेजेस, हिंदी एज वेल एज इंग्लिश, ताकि मैक्सिमम लोगों को ये समझ में आए एंड आपका कंप्लीट NCERT वर्जन्स मैं कंप्लीट कराने की कोशिश करूँगी विथ रिस्पेक्ट टू योर एग्जामिनेशन. और मेरी कोशिश रहेगी कि एटलीस्ट क्लास 12 तक के आपके NCERT इन ऑल द 3 सब्जेक्ट्स में कंप्लीट करा लूँ. तो बहुत ईजिली यहाँ पे आप मार्क्स गेन कर सकते हैं. बहुत ही शॉर्ट एंड क्रिस्प नोट्स हैं. एग्जैक्टली आपको NCERT के फिगर्स मिलने वाले हैं, डायग्राम्स मिलने वाले हैं एंड लाइन्स भी इवन मैंने फ्रेज करी हुई हैं. तो बिल्कुल अगर आप चाहें तो आप बुक अपने सामने खोल के मेरे साथ NCERT पढ़ सकते हैं. इधर अगर आपके पास बुक नहीं है तो आप ये लेक्चर भी ऑनलाइन देख सकते हैं. मैंने काफ़ी इमेजेस का यहाँ पे यूज़ करा है ताकि आपको अच्छे से चीज़ों समझ में आ जाए. ठीक है, तो एक एक करके इन सब के बारे में बात करेंगे. तो इसी तरह की क्लासेस और नोटिफिकेशंस के लिए यू हैव टू सब्सक्राइब टू द यूट्यूब चैनल ऑफ गवर्नमेंट क्रैकर्स. और उसके अलावा आप हमें वेरियस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे ज्वाइन कर सकते हैं. अपार्ट फ्रॉम दैट देयर आर वेरियस कोर्स गाइडेंस ऑल्सो. और नोटिफिकेशन जो है रेगुलरली वो आपके इंस्टाग्राम और टेलीग्राम चैनल पर रिलीज़ होगी. साथ ही जो भी लेक्चर्स हैं उनके PDFs भी आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, तो आप वहाँ पे जा सकते हैं या फिर आप इंस्टाग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं. कंटेंट जैसे मैंने बोला कि आपका अवेलेबल होगा www.governmentcrackers.com पे. इसमें आपको प्रिसाइज लेक्चर्स मिलेंगे. आप ये जो क्लास देखेंगे इसके बाद इसी तरह के लेक्चर्स और नोट्स आपको मिलेंगे. और नोट्स बहुत ही क्रिस्प होंगे, मंथली मैगजीन होगी, करंट अफेयर्स होंगे एंड देयर विल बी पर्सनल गाइडेंस. अपार्ट फ्रॉम दैट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है दैट इज स्ट्रैटेजी टू क्लियर एग्जामिनेशन, प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन के पेपर्स एंड एक्सटेंसिव अमाउंट ऑफ स्टडी मटेरियल. ये सब आपको इस पूरे पैकेज में मिलने वाला है. ठीक है, अब एक एक करके NCERT की चैप्टर 1 की बात कर लेते हैं. क्लास 6 में वापस आते हैं. तो सबसे पहले विल बी टॉकिंग अबाउट द अर्थ इन द सोलर सिस्टम, जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है. तो इसमें बेसिकली अगर मैं इंट्रोडक्शन की बात करूँ, अगर आप पहला पेज देखते हैं तो पहले पेज में कुछ भी नहीं है एज सच, बट जो मेन चीज़ें हैं जो हाईलाइट की हुई हैं ब्लैक कलर से, उनको आप देख सकते हैं. तो यहाँ पे फुल मून की नाइट को हम कहते हैं पूर्णिमा. ठीक है, ये टर्म यूज हुआ है. और न्यू मून की नाइट को वी कॉल इट अमावस्या. ठीक है, तो फुल मून इट इज नोन एज पूर्णिमा, न्यू मून इज नोन एज अमावस्या. अपार्ट फ्रॉम दैट very bright light of the sun does not allow us to see all these bright objects in the night sky. तो क्या होता है, दिन में हमें ये सारी चीज़ें नहीं दिखती बिकॉज ऑफ द वेरी ब्राइट लाइट ऑफ द सन, और इसीलिए सारी चीज़ें जो हैं हमें नाइट में विजिबल होती हैं. ठीक है, नेक्स्ट, नाउ वन ऑफ द मोस्ट इजीली रिकॉग्नाइजेबल कॉन्स्टलेशन इज सप्तऋषि, दैट इज 7 स्टार्स. ठीक है, अब कॉन्स्टलेशन क्या होता है इसके बारे में बात करती हूँ. तो जो आपके NCERT में दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग पहले हम बात करते हैं सेलेस्टियल बॉडीज़ की. जो आपका सन हो गया, मून हो गया, ऑल ऑब्जेक्ट्स इंक्लूडिंग एस्ट्रॉयड, मेटियोर्स एक्सेट्रा विच शाइन एट नाइट आर नोन एज सेलेस्टियल बॉडीज़. और ये आपका क्वेश्चन पूछा जाता है जिसमें आपके ऑप्शंस रखे जाते हैं कि सेलेस्टियल बॉडीज़ में क्या आता है, whether it is planets, whether it is stars, whether it is sun, moon, asteroid or all of the above. तो इसमें आपको इसीलिए यहाँ पे हाईलाइट करना होगा. दिस इज अ क्वेश्चन ऑल्सो. सो सन, मून, ऑल objects including asteroid, meteors, these are known as celestial bodies. ठीक है, इसमें आपके planets भी include होते हैं. नेक्स्ट, these celestial bodies are called stars and sun is also a star. तो जैसे मैंने बोला planets, stars, sun, moon, asteroid, meteors, ये सब आपका celestial bodies हैं. ठीक है, various patterns are formed by group of stars. तो बहुत सारे अलग अलग आप देखेंगे स्काइज में पैटर्न बनते हैं. अगर आप उनको डॉट की तरह कनेक्ट करेंगे तो यू विल फाइंड सम पैटर्न. दिस पैटर्न जो आप कनेक्ट करते हैं स्टार्स को और एक जो पैटर्न आपको मिलता है उसको हम बोलते हैं कॉन्स्टलेशन. एंड वन ऑफ द वेरी फेमस कॉन्स्टलेशन इज योर सप्तऋषि, जो मैंने यहाँ पे आपको बताया है. एग्जाम्पल जो आपके NCERTs में दिया हुआ है, क्योंकि यहाँ मैं सिर्फ NCERT को ध्यान में रखते हुए चल रही हूँ. तो NCERT में इट इज़ योर अर्सा मेजर और बिग बियर इज वन सच कॉन्स्टलेशन एंड सप्तऋषि इज योर स्मॉल बियर. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सप्तऋषि के बारे में अगर मैं बताऊं तो इट इज़ अ ग्रुप ऑफ 7 स्टार्स विच फॉर्म द लार्ज अर्सा मेजर कॉन्स्टलेशन.
नेक्स्ट, अब बात करते हैं एनसीईआरटी में आपने देखा होगा एक फिगर बना होगा जिसमें आपका सप्तऋषि की हेल्प से नॉर्थ स्टार को लोकेट किया गया है। सो जो नॉर्थ स्टार होता है ये आपका इंडिकेट करता है नॉर्थ डायरेक्शन में, जिसे हम पोल स्टार के नाम से भी जानते हैं। ये जो पोल स्टार होता है इट ऑलवेज रिमेन इन द सेम पोजिशन इन द स्काई एंड विद द हेल्प ऑफ दिस पर्टिकुलर स्टार वी कैन पोजिशन आउट द डायरेक्शंस ऑल्सो। सप्तऋषि की हेल्प से हम नॉर्थ स्टार को ढूंढ सकते हैं एंड उसके अकॉर्डिंग वी कैन फाइंड द डायरेक्शंस दैट दिस इज नॉर्थ एंड फर्दर वी कैन फाइंड आउट द अदर डायरेक्शंस ऑल्सो। नाउ कमिंग टू द इम्पॉर्टेंट फैक्ट एंड इंटरेस्टिंग फैक्ट्स, जैसे आपको पता है जो सोल है दैट इज रोमन माइथोलॉजी इज सन गॉड एंड सोलर मीन्स रिलेटेड टू सन, इसीलिए जो उसका नाम दिया गया है इट इज सोलर सिस्टम। ठीक है, तो ये सोलर सिस्टम की बात है। अब सोलर सिस्टम में एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट है, जो आपके जुपिटर सैटर्न यूरेनस हैं इनमें रिंग्स होती हैं, प्लस दीज आर द बेल्ट ऑफ स्मॉल डेब्रिस, तो इनके बाहर भी एक डेब्रिस की बेल्ट जो है वो प्रेजेंट होती है। फिलहाल उसका नाम यहाँ एनसीईआरटी में नहीं मेंशन किया, जब फर्दर मेंशन होगा तो मैं बताऊंगी, क्योंकि यहाँ सिर्फ क्लास 6th का मैं कवर कर रही हूँ और कुछ भी फालतू कवर नहीं करना चाहती हूँ, इसीलिए फिलहाल हम सिर्फ जो लिमिटेड पोर्शन और कंटेंट की बात करेंगे एनसीईआरटी को मद्देनजर रखते हुए। ठीक है, कमिंग टू सन, सोलर सिस्टम में आपको पता है प्रेजेंटली अभी 8 प्लैनेट्स हैं और एस्ट्रॉयड मेट्रॉइड्स, दीज ऑल कॉमनली फॉर्म योर सेलेस्टियल बॉडीज। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं सन की, तो आप एनसीईआरटी में डायग्राम भी देखेंगे, अभी मैं आपको यहाँ पे डायग्राम भी दिखा दूंगी। सन जो है आपका वो सेंटर ऑफ सोलर सिस्टम है विच इज़ मेड ऑफ एक्सट्रीमली हॉट गैसेज, हीलियम एंड हाइड्रोजन बेसिकली, एंड 150 किलोमीटर इट इज़ अवे फ्रॉम द अर्थ। ठीक है, नेक्स्ट इज योर प्लैनेट्स। प्लैनेट्स पे एक एक करके बात करते हैं वीनस की। सो वीनस इज कंसिडर्ड अर्थ्स ट्विन। दे प्लैनेट्स की अपनी ओन लाइट एंड हीट नहीं होती है। 2006 तक अकॉर्डिंग टू द एनसीईआरटी 2006 तक प्लूटो भी एक प्लैनेट कंसिडर किया गया था, बट आफ्टर दैट इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन डिसाइडेड दैट प्लूटो लाइक अदर सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स डिस्कवर्ड इन रिसेंट पास्ट मे बी कॉल्ड एज ड्वार्फ प्लैनेट्स। अपार्ट फ्रॉम दैट आपका जुपिटर सैटर्न यूरेनस, इनमें मैंने बोला कि इनके किनारे जो है वो रिंग्स आपको प्रेजेंट मिलेंगी एंड एक स्मॉल डेब्रिस की बेल्ट भी इनके बाहर आपको देखने को मिलेगी। जो प्लैनेट है आपका, प्लैनेट एक ग्रीक वर्ड से लिया गया, तो ये क्वेश्चन भी फ्रेम हो सकता है। प्लैनेट ग्रीक वर्ड से लिया गया है, दैट इज प्लांटाe विच मीन्स wanderers, एंड अर्थ इज अ प्लैनेट, इट गेट्स ऑल इट्स हीट एंड लाइट फ्रॉम सन। ये आपका सोलर सिस्टम का डायग्राम है। अब इसमें आपको पहले देखिए जो एस्ट्रॉइड बेल्ट के पहले के जो प्लैनेट्स हैं, यानी आपका मर्करी, वीनस, अर्थ, मार्स, ये आपके टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स हो गए या इनको इनर प्लैनेट्स बोला जाता है। एस्ट्रॉइड बेल्ट उसके बाद एक डिवीजन क्रिएट करती है। उसके बाद आपके जो जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, इनमें नेपट्यून, ये आपके जोवियन प्लैनेट्स भी होते हैं एंड आउटर प्लैनेट्स भी इन्हें कहा जाता है। ठीक है, प्लैनेट्स में आपको जो है इनके सीक्वेंस को याद करना पड़ेगा। इट माइट बी इन इंक्रीजिंग ऑर्डर और डिक्रीजिंग ऑर्डर। अपार्ट फ्रॉम दैट फ्यू कॉन्सेप्ट्स एंड फैक्ट्स दैट यू नीड टू रिमेंबर इज कि हर प्लैनेट का अपना ऑर्बिट में रोटेट करने के नंबर ऑफ डेज होते हैं। तो एट टाइम्स एंड फैक्ट्स दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो आस्क्ड इन फॉर्म ऑफ असर्शन। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं, ऑर्बिट कितने नंबर ऑफ मून्स प्रेजेंट है। तो यूजुअली जो आपके इनर प्लैनेट्स हैं उसमें ईदर इट इज़ 1 to 2 मून्स और ईदर नो मून इज प्रेजेंट। बट अपार्ट फ्रॉम जो आपके आउटर प्लैनेट्स हो जाते हैं, यानी जो जोवियन प्लैनेट्स होते हैं जो आपके एस्ट्रॉइड बेल्ट के बाद होते हैं, उनमें आप देखेंगे नंबर ऑफ मून्स जो हैं वो आपको बहुत ज़्यादा मिलेंगे। ठीक है, सो ये एक और फैक्ट है। नेक्स्ट, जैसे मैंने बताया 1 2 3 4 आपके इनर प्लैनेट्स हैं, दे आर वेरी क्लोज टू सन, तो दे आर मेड अप ऑफ रॉक्स। 5 6 7 8 ये आपके आउटर प्लैनेट्स हो गए, दे आर वेरी फार अवे फ्रॉम सन एंड दीज आर वेरी ह्यूज प्लैनेट्स विच आर मेड अप ऑफ गैसेज एंड लिक्विड्स। नेक्स्ट, अब देखिए एनसीईआरटी में इस तरह के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स दिए होते हैं विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे मैंने आपको सन गॉड का तो ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया था विच मीन्स सोलर, और इसीलिए उसका नाम रखा गया सोलर सिस्टम का। नाउ यहाँ पे देखिए एक फैक्ट दिया गया है दैट लाइट ट्रेवल्स एट द स्पीड ऑफ अराउंड 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है, जो 8 मिनट्स लगता है टोटल ड्यूरेशन जो है लाइट पहुंचती है। तो एट टाइम्स आपको ये फैक्ट्स भी याद करने पड़ सकते हैं। और जैसे मैंने बोला जियोलॉजी का बहुत सारा
मीनिंग हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन इसमें लास्ट वर्ड कौन सा लगा है. सो हियर जियो में अगर लॉजी लगता है, लॉजिया, इट मीन्स स्टडी ऑफ अर्थ. इफ इट इज मेट्री देन इट इज मेट्रिया विच मीन्स मेजरमेंट ऑफ अर्थ. एंड लास्ट इज ऑइड विच मीन्स रिजेंबलिंग द शेप और फॉर्म ऑफ द अर्थ. ठीक है, जियोइड. तो ये आपके जियो के पीछे जो टर्म लगते हैं और किस तरह से उसकी मीनिंग चेंज हो जाती है वो यहाँ पे बताया गया. जियो इज अ ग्रीक वर्ड बेसिकली. ठीक है, नेक्स्ट कमिंग टू द इम्पॉर्टेंट थिंग, अर्थ के बारे में बात करते हैं. बाकी हमने वीनस के बारे में इससे पहले बात की थी, अब अर्थ के बारे में बात करते हैं. अर्थ जो है आपका ये थर्ड नियरेस्ट प्लानट टू सन है. इट इज़ फिफ्थ लार्जेस्ट प्लानट इन द सोलर सिस्टम, स्लाइटली फ्लैटेंड एट द पोल्स. तो इसीलिए ये जियोइड शेप होता है. ठीक है, एंड जिस अर्थ का 2/3 of the complete portion is covered with water, that is why it is known as blue planet. नेक्स्ट कमिंग टू मून. मून के बारे में अगर मैं बात करूँ, इट इज़ द ओनली सैटेलाइट विच इज़ फाउंड ऑन द अर्थ. अगर इसका डायमीटर है तो इट इज़ 1/4 ऑफ द अर्थ. तो ये क्वेश्चन भी एज अ फैक्ट कभी कभी पूछ लिया जाता है दैट मून का इज इट हाफ ऑफ द अर्थ और इट इज़ 1/4 ऑफ द अर्थ. तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा. अब अराउंड 3,84,400 किलोमीटर अवे फ्रॉम अस एंड इट मूव्स अवे अराउंड इन एन ऑर्बिट इन अराउंड 27 days. और अर्थ के किनारे भी इसको उतना ही टाइम लगता है, यानी इसका रेवोल्यूशन एंड रिवॉल्व करने का जो टाइम है इन इट्स ओन ऑर्बिट, इट इज़ ऑलमोस्ट सेम. दैट इज़ वाई वी ओनली कैन सी ओनली वन साइड ऑफ द मून. सो ये एक अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे फ्रेम होता है. ठीक है, नाउ मून हैज़ नीदर वाटर नॉर एयर. It has mountains, plains and depressions on its surface with shadows on the moon's surface. And the first person to step on the surface of the moon was Neil Armstrong, 21st July 1969. ठीक है, इसी में बात कर लेते हैं सैटेलाइट्स की. ठीक है, ये मून आपका नेचुरल सैटेलाइट हो गई. इसी तरह सैटेलाइट होता क्या? सैटेलाइट बेसिकली कोई भी बॉडी होता है जो आपका रिवॉल्व करता है प्लैनेट्स के अराउंड इन एन प्रॉपर इलिप्टिकल ऑर्बिट. तो ये मून आपका नेचुरल सैटेलाइट हो गया. उसी तरह आपके ह्यूमन मेड सैटेलाइट भी होते हैं जो आर्टिफिशियल बॉडीज़ होते हैं. वो डिज़ाइन करते हैं साइंटिस्ट वेरियस इंफॉर्मेशन गैदर करने के लिए अबाउट द यूनिवर्स या फिर कम्युनिकेशन पर्पस करने के लिए. ठीक है, सो सम इंडियन सैटेलाइट्स आर आपके इनसैट हो गए, IRS हो गया, एडुसैट हो गया. तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हो गए आपके. नेक्स्ट एस्ट्रॉइड्स की बात करते हैं. अगर एस्ट्रॉइड्स में अगर आपने NCERT खोली तो आपको पता है मैं बहुत सीक्वेंस से चल रही हूँ, और अगर आपने NCERT नहीं भी खोली तो आप इनको एज अ नोट के फॉर्म में आप सिर्फ मुझे सुन सकते हैं, आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी. एस्ट्रॉइड की अगर मैं बात करूँ तो बहुत सारे टाइनी बॉडीज़ हैं, दे मूव अराउंड द सन. दे आर फाउंड बिटवीन, आपने डायग्राम देखा होगा, मार्स एंड जुपिटर के बीच में एक पूरी की पूरी बेल्ट थी, दैट इज योर एस्ट्रॉइड बेल्ट. एंड साइंटिस्ट आर ऑफ द व्यू दैट एस्ट्रॉइड्स आर पार्ट ऑफ प्लैनेट विच एक्सप्लोडेड मेनी ईयर्स बैक. तो साइंटिस्ट ने बेसिकली ये ऑब्जर्व, ये थ्योरी बनाई है दैट दिस एस्ट्रॉइड बेल्ट कैसे फॉर्म हुई है. एस्ट्रॉइड बेल्ट तो जो आपके एक्सप्लोजन हुए थे पहले यूनिवर्स में, उसका जो डेब्रिस मटीरियल है उसकी वजह से ये जो है आपका एस्ट्रॉइड बेल्ट बना हुआ है. कमिंग टू मेट्रॉइड्स, तो एस्ट्रॉइड और मेटियोरॉइड्स इनमें डिफरेंस पूछा जाता है, तो प्लीज़ ध्यान से इसको सुनिएगा. नाउ मेट्रॉइड्स आपका स्मॉल पीसेज ऑफ रॉक विच मूव अराउंड द सन. समटाइम्स दे कम नियर द सन एंड ड्रॉप. ठीक है, तो जो आप देखते हैं जो शूटिंग स्टार जिसे हम कहते हैं, ठीक है, जिसके पीछे से एक टेल आपको दिखेगी ब्राइट कलर का, वो शूटिंग स्टार इज नोन एज मेटियोर. एंड व्हेन इट इज रिवॉल्विंग इन द अराउंड सन इन यूनिवर्स इट इज मेट्रॉइड. ठीक है, समटाइम्स अ मेटियोर इज विदाउट कंप्लीटली बर्न फॉल्स ऑन द अर्थ एंड क्रिएट्स अ क्रैटर. एक एरिया क्रिएट हो जाता है. तो इसके एग्जाम्पल आपके लोनार लेक होंगे, अभी मुंबई में उसमें दिखा था. सो इंडिया में वो एक एग्जाम्पल है जो क्रैटर क्रिएट हुआ था. कमिंग टू मिल्की वे, अब क्या होता है, गैलेक्सीज होती हैं. गैलेक्सी क्या होती हैं? गैलेक्सी होता है एक आपका ह्यूज सिस्टम ऑफ बिलियंस ऑफ स्टार्स होते हैं, क्लाउड्स होता है, डस्ट होता है. ये सारी चीज़ें मिलके एक गैलेक्सी क्रिएट करती हैं. और यूनिवर्स में हमारे देयर आर मिलियंस ऑफ गैलेक्सीज which makes the universe. Our solar system is also a part of galaxy. And in ancient India, it was imagined to be a river of light flowing in the sun. तो जो पहले लोग माइथोलॉजिकल लोगों का ये मानना था, क्योंकि इतना ज़्यादा डिटेल नॉलेज तो था नहीं, ना सैटेलाइट्स थे हमारे पास इन्फॉर्मेशन गैदर करने के लिए, तो माइथोलॉजिकली डिपेंडिंग अपॉन द अपीयरेंस, डिपेंडिंग अपॉन द नॉलेज दैट दे परटेन, तो उनके अकॉर्डिंग क्योंकि ब्लू कलर का था तो दे गेव दैट अ रिवर ऑफ लाइट वॉज देयर इन द स्काई, थस
stars they named is आकाश गंगा। अब आपसे मेरा एक क्वेश्चन है कि हमारी नियरेस्ट गैलेक्सी कौन सी है, वो आप कमेंट करके बताएं, इससे आपका रिविजन भी हो जाएगा। कमिंग टू चैप्टर 2, ठीक है, यहाँ पे आपका चैप्टर 1 खत्म हो जाता है। अब आ जाते हैं चैप्टर 2 के बारे में। चैप्टर 2 आपका है बेसिकली बहुत ही इंट्रोडक्टरी चैप्टर अबाउट योर ग्लोब्स एंड लैटिट्यूड्स, बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट जो कि आपको पता होना चाहिए। तो अगर किसी के बेसिक स्ट्रॉन्ग नहीं है तो दे कैन रीड इट हियर। नाउ इसमें जो फर्स्ट पेज आपको दिखेगा, फर्स्ट पेज में अगेन ऐसी कोई खास इन्फॉर्मेशन है नहीं, जो है वो मैं आपको बता दे रही हूँ। सबसे पहले अर्थ एक स्फीयर नहीं है, ठीक है। अर्थ स्लाइटली फ्लैटेंड है फ्रॉम द पोल्स, नॉर्थ पोल और साउथ पोल बल्जेस हैं उसमें, ठीक है। तो ग्लोब जो है दैट इज़ अ ट्रू मॉडल ऑफ अर्थ। और जो हमारे अर्थ का शेप है, अगर आपसे ऑप्शन में पूछा जाता है सर्कल, स्फीयर, जियोइड, तो हमेशा आपका पहला ऑप्शन होना चाहिए जियोइड। अगर जियोइड प्रेजेंट नहीं है तो उसके बाद आप लिखेंगे स्फीयर इज द सेकेंड राइट ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट कमिंग टू सर्कल में आप देखेंगे इक्वेटर, आपने सुना होगा ना। इक्वेटर क्या होता है? एक इमेजिनरी लाइन है जो एक सर्कल को 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड करती है। मैथमेटिकल टर्म्स में मैं बोलूँ दैट इज नोन एज डायामीटर, बट यहाँ इस फॉर्म में अगर मैं बोलूँ ज्योग्राफी के टर्म्स में, सो इट इज नोन एज इक्वेटर, ठीक है। दिस पॉइंट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ रेफरेंस फॉर लोकेटिंग प्लेसेस ऑन द अर्थ, क्योंकि हमें पता है कि इक्वेटर जो है अर्थ को 180 डिग्री इक्वल हाफ्स में, 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड करता है। नाउ लैटिट्यूड्स, जो आपका इक्वेटर है दैट इज अ पैरेलल डिवीजन, यानी हॉरिजॉन्टल डिवीजन है जो अर्थ को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। नाउ उस अर्थ के इक्वेटर के पैरेलल जो भी आपको लाइंस ऊपर जाते हुए दिखेंगी टिल पोल्स, दैट आर नोन एज पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड। और इक्वेटर आपका 0 डिग्री रिप्रेजेंट करता है, ये आपके एनसीईआरटी में लिखा होगा और साथ में आपको फिगर भी दिख रहा होगा। तो डायमीटर के ऊपर जितने आप पैरेलल ऊपर जाएंगे, जिससे हम कॉर्ड्स कहते हैं मैथमेटिक्स टर्म में, अगर मैं बोलूँगी तो डायमीटर के पैरेलल आप जितनी भी लाइन सर्कल के ऊपर 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 बनाते जाएंगे, दैट आर बेसिकली नोन एज पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स। सो 90 डिग्री आपका नॉर्थ लैटिट्यूड, ये आपका नॉर्थ पोल मार्क करता है। 90 डिग्री साउथ लैटिट्यूड आपका साउथ पोल को मार्क करता है। ऑल द पैरेलल्स, जितने भी पैरेलल नॉर्थ की तरफ जा रहे हैं उनको हम क्या बोलते हैं? उनको हम बोलते हैं नॉर्थ लैटिट्यूड्स। एंड सिमिलर मैनर जितने भी लैटिट्यूड्स आपके साउथ की तरफ जाते हैं वी कॉल देम साउथ लैटिट्यूड्स, ठीक है। नेक्स्ट एज वी मूव अप, जैसे आप देखेंगे सर्कल है तो डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट डिस्टेंस जो सर्कल को सेपरेट करता है। उसके ऊपर आप जाएंगे तो आपको डिस्टेंस कम होता दिखेगा। सो एज वी मूव अबव द इक्वेटर, जो साइज होता है इन पैरेलल्स का, इट कीप्स ऑन डिक्रीजिंग, ठीक है। तो लैटिट्यूड्स आपके डिक्रीज हो रहे होते हैं। नेक्स्ट ये देखिए, ये आपका सर्कल है। अब इसके अलावा बिसाइड इक्वेटर नॉर्थ पोल 90 डिग्री के देयर आर अदर डिफरेंट इंपॉर्टेंट जोन्स ऑल्सो विच आर प्रेजेंट। ये आपका एग्जैक्टली एनसीईआरटी का डायग्राम है। इसमें क्या है, जो नॉर्थ एंड साउथ पोल मैंने बता दिया, 90 डिग्री नॉर्थ हो गया, साउथ पोल 90 डिग्री साउथ हो गया, इक्वेटर आपका 0 डिग्री हो गया। अपार्ट फ्रॉम दैट देयर आर 4 मेन इंपॉर्टेंट पैरेलल्स। वो कौन कौन से होते हैं वो आप ये डायग्राम में देखते हैं। सबसे पहले आपका इक्वेटर के ऊपर आता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर नॉर्थ की तरफ, दैट इज 20 डिग्री नॉर्थ, 23.5 डिग्री नॉर्थ। नेक्स्ट इज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री साउथ। फिर आपका आता है आर्टिक सर्कल 66.5 डिग्री नॉर्थ एंड एंटार्क्टिक सर्कल साउथ की तरफ 66.5 डिग्री साउथ, ठीक है। अब इन डिविजन्स में आप देखेंगे इंपॉर्टेंट जोन्स, हीट जोन्स भी प्रेजेंट है, जो यहाँ पे दिख रहा है आपको, फ्रीजिड जोन, टेम्परेट जोन, टॉरिड जोन और आर्टिक नॉट टेम्परेट जोन, ठीक है। तो ये अलग अलग जोन्स दिख रहे हैं, डिविजन्स यहाँ पे आपको दिख रहे हैं। अब डिपेंडिंग अपॉन जो आपको जोन्स दिख रहे हैं यू कैन फ्रेम योर ओन डेफिनेशन, बट फिर भी मैं यहाँ पे आपको बता देती हूँ। सबसे पहले टॉरिड जोन की बात करते हैं। तो टॉरिड जोन आपने यहाँ पे देखा कि इक्वेटर बीच में इनको डिवाइड कर रहा है एंड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के बीच में आपको टॉरिड जोन दिख रहा है और बीच में है आपका इक्वेटर। सो टॉरिड जोन की बात करें तो बहुत ही हाई टेम्परेचर होता है। हाई टेम्परेचर क्योंकि होता है, क्योंकि क्या होता है, सन की जो रेज होती हैं वो डायरेक्टली फॉल करती हैं इस पर्टिकुलर एरिया में बेसिकली, ठीक है। तो एग्जैक्टली सन ओवरहेड होता है तो सारी मैक्सिमम रेज, क्योंकि आप देखेंगे एरिया भी ब्रॉड है तो मैक्सिमम रेज इसमें फॉल करती हैं, इसी वजह से इस एरिया में आपको ज़्यादा हीट और ज़्यादा टेम्परेचर मिलेगा।
कमिंग टू टेम्परेट जोन, टेम्परेट जोन में क्या होगा, जिसे हम मॉडरेट जोन भी कह सकते हैं. सन शाइन्स ओवरहेड ऑन एनी लैटिट्यूड बियॉन्ड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन. इसीलिए जो सन का एंगल होगा आप देखेंगे जो बिल्कुल स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल ना होके थोड़ा सा इंक्लाइंड रहेगा, जिसकी वजह से बिल्कुल स्ट्रेट रेज नहीं आएंगी, और क्योंकि टिल्टेड फॉर्म में आएंगी तो उतनी ज़्यादा हीट यहाँ पे नहीं होगी, और इस वजह से उतना ज़्यादा यहाँ पे आपको टेम्परेचर नहीं मिलेगा. ट्राइंग फॉर फ्रीजिड जोन, एरियाज जो आपके आर्टिक सर्कल के आगे और इधर एंटार्क्टिक सर्कल के आगे जो नॉर्थ एंड साउथ पोल के टुवर्ड्स होते हैं, दैट आर नोन एज योर फ्रीजिड जोन. एंड इसमें सन जो है दैट डज नॉट शाइन मच बिकॉज इट डज नॉट गोज अबव हॉरिजॉन. इसीलिए लाइंस जो है सन की रेज यहाँ पे मैक्सिमम टाइम में पड़ती ही नहीं है. दैट इज वाई इसका नाम ही है फ्रीजिड जोन, ऑलमोस्ट फ्रीज्ड यानी आइस होता है. नेक्स्ट, अब बात करते हैं लैटिट्यूड्स की, हमने बात कर ली. अब बात करते हैं लॉन्गिट्यूड्स की बात करते हैं. अब एक लाइन ऑफ रेफरेंस, जैसे हमने इक्वेटर की बात करी, तो एक लाइन ऑफ रेफरेंस उसी तरह एक इमेजिनरी लाइन, आप वर्टिकल लाइन जो है इमेजिन कर लीजिए, जो आपके नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक रन कर रही है. ठीक है, विच एक्चुअली गिव्स इन्फॉर्मेशन अबाउट योर ईस्ट एंड वेस्ट डायरेक्शन. तो डिस्टेंस जो मेजर होता है आपका वो डिग्रीज में मेजर होता है, और हर डिग्री जो है दैट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू मिनट्स एंड मिनट्स इनटू सेकेंड्स. अब जैसे जैसे सेमी सर्कल आप देखेंगे, अभी मैं आपको डायग्राम भी दिखा दे रही हूँ. सेमी सर्कल का आप देखेंगे कि जैसे वो पोल की तरफ जाता है तो पोल की तरफ उसके डिस्टेंस जो हैं वो डिक्रीज होते रहते हैं, एंड एक टाइम आता है दैट वो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे सारे जो हैं लॉन्गिट्यूड्स आपके मीट करते हैं एंड दे बिकम ज़ीरो. तो ऑल मेरिडियंस आर ऑफ इक्वल लेंथ, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. बट लैटिट्यूड्स नहीं, यानी सारे लॉन्गिट्यूड्स इक्वल लेंथ के होते हैं बट लैटिट्यूड्स इक्वल लेंथ के नहीं होते हैं. ठीक है, अब प्राइम मेरिडियन क्या होता है? प्राइम मेरिडियन होता है count begins from this meridian which passes through Greenwich where Royal British Observatory is located, जो आपका 0 डिग्री माना गया है. प्राइम मेरिडियन आपका 180 डिग्री मेरिडियन है जो अर्थ को 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड करता है. However, interesting to note that 180 डिग्री ईस्ट एंड 180 डिग्री वेस्ट मेरिडियंस आर ऑन द सेम लाइन. तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि आपका प्राइम मेरिडियन जो है वो सेम लाइन पे फॉल आउट करता है, प्रीवियस ईयर्स में पूछा भी गया है. ठीक है, ये आपका देखिए यहाँ से आप लॉन्गिट्यूड्स देखते थे, तो देखिए यहाँ पे सेमी सर्कल में ऊपर जाके नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बाद पॉइंट सा बन गया है यानी 0, यानी लॉन्गिट्यूड्स की आपकी लेंथ जो है वो डिक्रीज होती है जैसे ही हम पोल्स की तरफ बढ़ते हैं, और जब हम इक्वेटर की तरफ आते हैं तो डिस्टेंस आपका इंक्रीज होता है. नाउ बेस्ट मीन्स ऑफ मेजरिंग टाइम इज द मूवमेंट ऑफ अर्थ, मून एंड प्लैनेट. सो इनकी हेल्प से भी एंशिएंट टाइम में आपका टाइम किस तरह से निकाला जाता था वो पता चलता. तो आपको पता है कि अलग अलग एरियाज में अलग अलग अपने टाइम पे होते हैं, एंड वी कैन फाइंड आउट द टाइम विद द हेल्प ऑफ प्लैनेट्स एंड सन. जो शैडो कास्ट होती है उसकी हेल्प से हम पता कर सकते हैं. सो जो prime meridian of Greenwich has sun at the highest point in the sky, all the places along this median will have midday or noon. और क्योंकि हमें पता है अर्थ के बारे में, अर्थ रोटेट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, प्लेसेस ईस्ट ऑफ ग्रीनविच विल बी अहेड ऑफ ग्रीनविच टाइम एंड प्लेसेस वेस्ट ऑफ ग्रीनविच विल बी बिहाइंड ऑफ ग्रीनविच टाइम. तो अब आप देख लीजिए कौन कौन सी कंट्रीज हमसे आगे रहेंगी, कौन कौन सी कंट्रीज हमसे पीछे रहेंगी. नाउ इंडिया इज अहेड. अब आप मुझे कमेंट करके बताएंगे इंडिया क्या अहेड है ग्रीनविच टाइम से या बिहाइंड है ग्रीनविच टाइम से. ठीक है, ये आपका एक क्वेश्चन हो गया. नाउ अर्थ रोटेट करता है, जैसे मैंने बोला कि हर लॉन्गिट्यूड का फर्दर डिविजन्स होगा इनटू मिनट्स एंड सेकंड्स में. तो अर्थ रोटेट करता है 360 डिग्री इन 24 आवर्स, दैट इज 15 डिग्री पर आवर रोटेट करता है, और 1 डिग्री इन 4 मिनट्स. ठीक है, ये आपका एग्जैक्टली डायग्राम है जो आपका एनसीईआरटी में फ्रेम आउट किया गया है. यहाँ पे देखिए बीच में एक सेंटर में लाइन आ रही है, दैट इज योर ग्रीनविच लाइन. तो ऑल द कंट्रीज विच आर ईस्ट विल बी अहेड एंड वेस्ट विल बी बिहाइंड. ठीक है, नेक्स्ट. अब हर कंट्री की डिपेंडिंग अपॉन इट एरिया एंड साइज उसके अपने टाइम जोन्स होंगे. एंड इंडिया का जो लॉन्गिट्यूड है दैट इज 82.30 ईस्ट इज ट्रीटेड एज स्टैंडर्ड मेरिडियन, जो कि आपका इलाहाबाद से पास होता है. नैनी एक जगह है, वहाँ से आपका प्राइम मेरिडियन जो है वो पास होता है. ठीक है, ये पूरी कंट्री के लिए लोकल टाइम लिया गया. इट इज़ इसीलिए इसको कहा गया है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम.
India is located east of Greenwich, that is 82.30 east. It's इसीलिए we are ahead 5 hours and 30 minutes ahead of Greenwich mean time. इसी तरह हर कंट्री के depending upon area they can have more than one time zone. तो रशिया के we have standard times and USA के 7, कनाडा के 6. ठीक है. Now Earth has been divided into 24 time zones of 1 hour each and each zone covers 15 degree of longitude. साथ ही आपको अर्थ का एक्सटेंट भी फाइंड आउट करना है. जैसे अर्थ इंडिया जो है वो कितना एक्सटेंट में लॉन्गिट्यूडनल एरिया में है, तो ये भी आप याद कर सकते हैं. एट टाइम्स ये भी पूछ लिया जाता है. सो 68 डिग्री ईस्ट यहाँ पे एंड 97 डिग्री ईस्ट. ठीक है. नेक्स्ट, तो ये आपका चैप्टर यहाँ पे ख़त्म होता है. एंड अब हम आते हैं चैप्टर 3 पे, दैट इज़ मोशंस ऑफ द अर्थ. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो आप इस पे लाइक कर सकते हैं, वीडियो को शेयर कर सकते हैं और आप साथ ही कमेंट कर सकते हैं कि क्या ये आपको हेल्पफुल है, और इसी तरह हम सीरीज़ को आगे कंटिन्यू कर सकते हैं. ठीक है. आते हैं चैप्टर 3 पे, दैट इज़ मोशंस ऑफ द अर्थ. अब मोशंस ऑफ द अर्थ में आपका इंपॉर्टेंट स्टार्टिंग जो बताया गया है फर्स्ट पेज में, अगर आप एनसीईआरटी लेके बैठे होंगे तो फर्स्ट पेज में ज़्यादा कुछ दिया नहीं है. फर्स्ट पेज में आपका रोटेशन के बारे में बताया हुआ है. रोटेशन होता है आपका मूवमेंट ऑफ अर्थ ऑन इट्स ओन एक्सिस, और रेवोल्यूशन होता है आपका जब सन के किनारे किनारे एक फिक्स्ड पाथ में ऑर्बिट करता है, उसे हम बोलते हैं रेवोल्यूशन. ठीक है. जो आपका एक्सिस होता है वो एक इमेजिनरी लाइन है विच इज़ एन एंगल ऑफ 66 डिग्री विद इट्स ऑर्बिटल प्लेन. और ऑर्बिटल प्लेन क्या होता है आपका, जो ऑर्बिट होती है, जो ऑर्बिट का जो प्लेन होता है दैट इज़ नोन एज ऑर्बिटल प्लेन. तो ये कुछ फर्स्ट आपके इम्पॉर्टेंट टर्म्स हो गए जो एनसीईआरटी में आपके फर्स्ट पेज में दिए हैं. इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट टर्म है दैट इज सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन. सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन क्या होता है? सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन होता है जो आपका पूरा अर्थ को इक्वल डेज एंड नाइट्स में डिवाइड करता है, यानी डे एंड नाइट को जो ग्लोब में डिवाइड करता है दैट इज नोन एज सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन. ठीक है. अब रोटेशन की बात करते हैं. सो जो पीरियड ऑफ रोटेशन है दैट इज़ नोन एज, जो अर्थ का रोटेशन पीरियड है दैट इज़ नोन एज अर्थ डे. सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन मैंने बता दिया विच डिवाइड्स डे एंड नाइट ऑन द ग्लोब. रेवोल्यूशन की बात करें तो अर्थ का एक फिक्स्ड मूवमेंट अराउंड द सन इन एन इलेप्टिकल pathway. So earth के लिए it takes around 365 days and 6 hours 1 year to revolve around the sun. It is clear that earth is going in an elliptical orbit. Throughout this orbit earth is inclined in the same direction. So season में changes होते हैं due to the position of earth around the sun. Now again question आता है important, season में changes होते हैं due to revolution और आपके day और night में changes होते हैं due to rotation. ये डिफरेंस ज़रूर याद रखिएगा. नेक्स्ट, यहाँ पे देखिए, अब आप एनसीईआरटी में, ये बिल्कुल एनसीईआरटी का फिगर है. ठीक है. एनसीईआरटी में ये टर्म दिए हुए हैं. अब आपका आ गया समर सोल्स्टिस, विंटर सोल्स्टिस और आपके इक्विनॉक्सेस. अब इक्विनॉक्स, जैसा कि आपको नाम से समझ में आ रहा है, इक्विनॉक्सेस आर जब आपके डे एंड नाइट इक्वल होते हैं. ऐसे 2 डेज होते हैं पूरे ईयर में जब आपके डे एंड नाइट्स इक्वल होते हैं. दीज आर 21 मार्च एंड 23 सितंबर. डेज प्लीज़ याद कर लीजिएगा, एग्जामिनेशन में हमेशा पूछा जाता है. कमिंग टू आपका समर सोल्स्टिस एंड विंटर सोल्स्टिस. सो यहाँ पे द रेज ऑफ सन बेसिकली डायरेक्टली फॉल ऑन द ट्रॉपिक ऑन कैंसर एंड द एरियाज नियर पोल रिसीव लेस हीट एज rays of sun are slanting. North pole is inclined towards sun. तो समर सोल्स्टिस में समर इन द नदर्न हेमिस्फीयर विच इज़ 21 जून. तो यहाँ पे आपकी डे जो है लॉन्गेस्ट होंगी, नाइट आपकी शॉर्टेस्ट होंगी. कमिंग टू विंटर सोल्स्टिस, विंटर सोल्स्टिस आपका होता है 22 दिसंबर. केस आपका वाइस वर्सा हो जाता है. ठीक है. तो ये आपने याद रख लिया, समर सोल्स्टिस, विंटर सोल्स्टिस और इक्विनॉक्सेस. तो ये चैप्टर आपका यहाँ पे फिनिश हो जाता है. इसके अलावा आपका चैप्टर 3 में और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है. अब बात करते हैं मैप्स की. जो नेक्स्ट चैप्टर आपका दिया है चैप्टर 4 मैप्स के. मैप्स के बारे में बात करते हूँ. मैप होता क्या है? तो कभी भी आप जब कोई एक एरिया को रिप्रेजेंट करते हो थ्रू ड्राइंग ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, दैट इज नोन एज मैप अकॉर्डिंग टू स्केल जब आप ड्रॉ करते हो. ठीक है. मैप जो है, वी पुट टुगेदर मेनी मैप्स टू मेक अ कंप्लीट
एटलस एंड मैप्स जो हैं ये आपकी ज़्यादा डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन देते हैं एज़ कम्पेयर टू ग्लोब। कैसे, वो भी हम आगे देखेंगे। तो फिलहाल अभी मैं क्लास 6 के लेवल तक स्टिक रहूँगी, ठीक है। जैसे जैसे इसका लेवल बढ़ेगा तो आप देखेंगे आपकी डिटेल इन्फॉर्मेशन भी बढ़ेगी। अब देयर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैप्स जो आपकी क्लास 6 के एनसीईआरटी में दिया हुआ है। सो इट इज़ योर फिजिकल मैप, जिसे हम रिलीफ मैप भी बोलते हैं, पॉलिटिकल मैप, थीमेटिक मैप, और दो इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं स्केच और प्लान, ठीक है। फिजिकल मैप की बात करते हैं। फिजिकल मैप क्या होता है? मैप विच शोज योर नेचुरल फीचर्स ऑन द अर्थ सच एज माउंटेन्स, प्लेटोज, प्लेन्स, रिवर्स, ओशन, इनको हम बोलते हैं फिजिकल मैप्स, ठीक है, या रिलीफ मैप्स। पॉलिटिकल मैप्स होते हैं जो आपके बाउंड्रीज को दिखाते हैं ऑफ सिटीज, टाउन्स, विलेज, डिफरेंट कंट्रीज एंड स्टेट्स ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है, या इंडियन स्टेट्स जो आपके दिखाते हैं। तो जो इस तरह के मैप्स होते हैं आपके डॉटेड डॉटेड आपने देखे होंगे यूजुअली, वो आपके पॉलिटिकल मैप होते हैं। थीमेटिक मैप होता है, ये मैप आपके स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन बेस्ड होते हैं। जैसे किसी एरिया का रोड मैप देख लिया आपने, रेनफॉल पैटर्न देख लिया, मैप शोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट, इंडस्ट्रीज, या कोई और पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन अगर आप एक्वायर करना चाह रहे हैं तो ये डिपेंडिंग अपॉन थीम, ये इसीलिए नाम इनका दिया गया है थीमेटिक मैप। तो 3 टाइप के मैप हो गए, फिजिकल मैप, पॉलिटिकल मैप एंड थीमेटिक मैप। इसके अलावा 2 और इंपॉर्टेंट टर्म आपका एनसीईआरटी में यूज़ किया गया है, दैट इज स्केच एंड प्लान। स्केच क्या होता है? देखिए, जब आप कोई भी मेनली ड्राइंग बनाते हैं, स्केच कैसा होता है? यूजुअली हम किसी भी चीज़ को याद करके वी मेक अ रैंडम ड्राइंग, तो उसको डिपेंडिंग अपॉन योर ऑब्जर्वेशन जो हम स्केच क्रिएट करते हैं, जो हम ड्राइंग बनाते हैं, दैट इज नोन एज स्केच। और इसमें हम कोई स्केल नहीं लेते मेजरमेंट के लिए, बस एक रफ ड्राइंग होती है। और वहीं प्लान क्या होता है? प्लान होता है जब आप एक स्मॉल एरिया की ड्राइंग बनाते हैं ओवर अ लार्ज स्केल। और लार्ज मैप जो है दैट गिव्स यू लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन, बट देयर सर्टेन थिंग्स विच एट टाइम्स आर नॉट प्रेजेंट, ठीक है। तो प्लान आपका बेसिकली एक स्मॉल एरिया की इंफॉर्मेशन और ड्राइंग आपके लार्ज स्केल पे हो गया, ठीक है। अब मैप के आपके 3 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं। तो 3 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हो गए आपका, फर्स्ट हो गया डिस्टेंस, दूसरा डायरेक्शन और तीसरा सिंबल। अब इनके बारे में भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी गई है। एनसीईआरटी में बहुत कुछ लिखा हुआ है, मैंने बिल्कुल शॉर्ट नोट्स उठाए हैं, ठीक है। अगर आपने एनसीईआरटी सामने रखी है तो आप पढ़ सकते हैं, नहीं रखी है तो आप खाली सुन सकते हैं। बिल्कुल एनसीईआरटी आप कहेंगे बिल्कुल ब्लू प्रिंट है ये एनसीईआरटी का। सो स्केल बेसिकली क्या होता है? रेशियो होता है एक्चुअल डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड एंड द डिस्टेंस हाउ इट इज शोन ऑन द मैप। तो स्केल की डेफिनेशन आएगी तो आप ये मेंशन करेंगे। नाउ व्हेन अ लार्ज एरिया लाइक कॉन्टिनेंट और कंट्रीज आर शोन ऑन अ पेपर, देन वी यूज स्मॉल स्केल मैप। क्यों यूज करते हैं? क्योंकि अगर हम लार्ज स्केल मैप यूज करेंगे, अगर हम ज़्यादा एरिया दिखाएंगे तो हमारा जो शीट ऑफ पेपर है, ठीक है, वो कवर हो जाएगा, तो हम सारे एरियाज तो दिखा ही नहीं पाएंगे। इसीलिए हम वहाँ पे छोटे छोटे स्केल दिखाते हैं जब हमें किसी बहुत बड़े एरिया को दिखाना होता है। तो दैट इज़ योर स्मॉल स्केल मैप। एंड जब हमें स्मॉल एरिया को दिखाना होता है, लाइक पर्टिकुलर किसी एक स्टेट को दिखा दे, तो हम उसको जूम करके दिखा सकते हैं ताकि हम हर एक लोकेशन के बारे में अच्छे से आइडेंटिफाई कर सकें। तो दैट इज नोन एज योर लार्ज स्केल मैप। ना लार्ज स्केल मैप यूजुअली ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं एज कम्पेयर टू स्मॉल स्केल मैप। जैसे आप सैटेलाइट्स में देखते होंगे ना, जूम करके गूगल मैप देखते हो, तो दैट इज़ योर लार्ज स्केल मैप। लेकिन अगर आप उसको कम्प्लीटली छोटा कर देंगे तो वो आपका स्मॉल स्केल मैप बन जाएगा। लेकिन आप देखेंगे जब आप वंस यू आर ड्राइविंग कहीं जा रहे हैं तो उस एरिया में आपको लार्ज स्केल मैप ही काम आता है, बिकॉज वो आपको पर्टिकुलर रूट्स एंड डायरेक्शंस दिखाता है। लेकिन अगर वही आपको कंट्री दिखा देगा इंडिया में और आप पर्टिकुलर सिटी दिखा देगा, देन इट वुड बी डिफिकल्ट। तो वो आपका लार्ज स्केल एंड स्मॉल स्केल मैप हो गया। तो लार्ज स्केल मैप आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देगा कंपैरेटिवली, ठीक है। अब आते हैं डायरेक्शंस के बारे में। नाउ डायरेक्शन जो है आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आप देखेंगे कोई भी मैप अगर आप देखेंगे तो उसमें नॉर्थ एन करके हमेशा मैप के ऊपर लिखा होगा, विच स्टेट्स दैट अपर मोस्ट इज द नॉर्थवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। और उसकी हेल्प से, नॉर्थ की हेल्प से वी कैन फाइंड आउट अदर डायरेक्शंस ऑल्सो, ईस्ट, वेस्ट एंड साउथ। अदर 4 डायरेक्शंस, इंपॉर्टेंट डायरेक्शंस आउट ऑफ ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ आर, इनके बीच में जो डायरेक्शंस फ्रेज आउट होते हैं वो आपका होता है नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट। तो ये आपके कार्डिनल डायरेक्शंस हो गए। नेक्स्ट जो थर्ड इंपॉर्टेंट टर्म है एनसीईआरटी में, और ये फिगर बेसिकली एनसीईआरटी में आपको दिख रही होगी, दैट इज अबाउट सिंबल्स, ठीक है। अब ये सिंबल्स मैप में आपके प्रेजेंट होंगे अलग अलग फॉर्म में। जैसे यहाँ पे देखिए रेलवे लाइन के लिए ब्रॉड गॉज
मेटर गॉज एंड रेलवे स्टेशन अलग अलग सिंबल्स यूज हैं। उसी तरह रोड के लिए मेटल रोड के लिए स्ट्रेट लाइंस, अनमेटल के लिए डॉटेड लाइंस, बाउंड्री के लिए देखिए इंटरनेशनल बाउंड्री, स्टेट बाउंड्री एंड डिस्ट्रिक्ट बाउंड्री, रिवर्स के लिए अलग, टेम्पल्स, चर्चेस, मॉस्क, छतरी के लिए अलग, पोस्ट ऑफिस के लिए अलग, सेटलमेंट्स के लिए अलग, ग्रेवयार्ड्स के लिए अलग, ट्रीज एंड ग्रासेस के लिए अलग। तो ये वेरियस सिंबल्स होते हैं, कुछ कन्वेंशनल सिंबल्स होते हैं, ठीक है, ये यूनिवर्सल होते हैं, यानी हर जगह इनकी रीडिंग सेम ही रहेगी। आप इस मैप को इंडिया में पढ़िए, आप इस मैप को बाहर जाके पढ़िए, इन सिंबल्स का मीनिंग सेम होगा। तो कन्वेंशनल सिंबल्स हैं, यूनिवर्सल लैंग्वेज है, एक ही चीज़ हर जगह एप्लीकेबल है। तो ये सिंबल्स काफ़ी ज़्यादा रिप्रेजेंट करते हैं इन्फॉर्मेशन को और स्पेसेस बचाते हैं इन्फॉर्मेशन में। लाइक हमें बड़ा बड़ा नहीं लिखना पड़ता कि ये टेम्पल यहाँ पे है, अगर हमने ये डायग्राम बना दिया तो समझ में आएगा अच्छा इस एरिया में एक टेम्पल है। तो 3 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हमने मैप के डिस्कस किए हैं, ठीक है। वो क्या क्या 3 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं? डायरेक्शन हो गया आपका, सिंबल्स हो गए एंड कार्डिनल पॉइंट डिस्टेंस हो गया, ठीक है, जो हमने लार्ज स्केल स्मॉल स्केल किया। नेक्स्ट, तो ये आपका जो है चैप्टर 4 मैप्स ख़त्म होता है। इसके अलावा आपके एनसीईआरटी में कुछ और प्रेजेंट नहीं है, तो कुछ और आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। कमिंग टू चैप्टर 5 जो आपका एनसीईआरटी दैट इज़ अबाउट मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ। नाउ इसमें आपका क्या है, जो सॉलिड पोर्शन होता है अर्थ का, जहाँ पे हम रहते हैं, जो लैंड वाला पोर्शन होता है, दैट इज़ नोन एज लिथोस्फीयर। लिथोस मीन्स लैंड और स्टोन, ठीक है। जो गैसियस लेयर्स होती हैं यानी जो एयर प्रेजेंट होती है, दैट इज़ नोन एज एटमॉस्फेयर। जो वाटर होता है दैट इज़ नोन एज हाइड्रोस्फीयर। और जो एक जोन होता है जहाँ पे लैंड, वाटर और आपका एयर तीनों प्रेजेंट होती है एंड इट गिव राइजेस टू लाइफ, दैट इज नोन एज बायोस्फीयर, ठीक है। तो आप नाम से आप आइडेंटिफाई करें, लिथोस मीन्स लैंड, एटमॉस्फियर मीन्स एयर, हाइड्रो मीन्स आपका वाटर एंड बायोस्फीयर मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ लिथोस्फीयर, लैंड, वाटर एंड एयर। ऐसे याद कर सकते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ लैंड, वाटर एंड एयर। अब बात करते हैं आपका लिथोस्फेयर के बारे में। सो लिथोस्फेयर आपका, जैसे मैंने बोला, लैंड है, तो लैंड व्हाट कंप्राइजेस ऑफ व्हाट, अर्थ का क्रस्ट, रॉक एंड बहुत ही थिन लेयर ऑफ सॉइल विच कंटेन्स न्यूट्रिएंट्स, एलिमेंट्स, ताकि इसमें ऑर्गेनिजम्स और जो प्लांट्स हैं आपके ये सर्वाइव कर सकें। सो बेसिकली आपका जो अर्थ का क्रस्ट है ये 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, एक आपका कॉन्टिनेंट्स में, दूसरा आपका ओशंस में। जो लार्ज लैंड मासेस हैं ये आपके कॉन्टिनेंट्स कहलाते हैं, बाकी जो ब्लू कलर का एरिया है वो आपका ओशन बेसिन्स एंड वाटर बॉडीज हैं। ऑल द ओशंस इन द वर्ल्ड आर कनेक्टेड विथ वन अनदर, ठीक है, एंड द लेवल ऑफ सी वाटर एवरीवेयर रिमेन्स सेम। जो एलिवेशन ऑफ लैंड है इट इज़ मेजर्ड विथ रेस्पेक्ट टू सी। जो हाईएस्ट माउंटेन पीक है दैट इज़ योर माउंट एवरेस्ट विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली 8848 किलोमीटर्स फ्रॉम द सी लेवल, एंड द ग्रेटेस्ट डेप्थ दैट इज़ मरियाना ट्रेंच जो कि आपका पैसिफिक ओशन में है, दैट इज़ अराउंड 11,022 मीटर्स रिकॉर्डेड। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेज होता है आपका, डीपेस्ट पॉइंट इज लोकेटेड वेयर। 1 वर्ड क्वेश्चन भी आ सकता है एंड फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन भी आ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट, तो ये देखिए जो बड़े बड़े लैंड मासेस हो गए आपका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, एशिया, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, ये आपके हो गए लैंड मासेस यानी कॉन्टिनेंट्स। और जो ब्लू एरिया हो गया जैसे पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन, इंडियन ओशन, सदर्न ओशन, आर्टिक ओशन, ये आपके हो गए ओशन बेसिन्स। नाउ ग्रेटर पार्ट ऑफ लैंड मासेस यूजुअली आपके नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है और सदर्न हेमिस्फीयर में ये आप कम दिखेंगे। नाउ एक क्वेश्चन फ्रेम आउट होता है कि कौन सा कॉन्टिनेंट है जिसके थ्रू आपका इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जो है पास आउट होता है, कमेंट करके मुझे बताइए। एशिया के बारे में बात करते हैं। अब एशिया जो है आपका लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है, मैक्सिमम एरिया कवर करता है यानी 1/3 ऑफ द टोटल लैंड एरिया ऑफ अर्थ को कवर करता है। इट लाइज इन द ईस्टर्न हेमिस्फीयर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इस कॉन्टिनेंट से पास करता है एंड एशिया सेपरेट होता है यूरोप से बाय उरल माउंटेन्स ऑन द वेस्ट एंड यूरोप प्लस एशिया इज यूरेशिया। नेक्स्ट, यूरोप की बात करूं, स्मॉलर देन एशिया, लाइज वेस्ट टू एशिया, आर्टिक सर्कल पासिस थ्रू इट एंड इट इज बाउंड बाय वाटर बॉडीज ऑन द 3 साइड। नॉर्थ अमेरिका की बात, नॉर्थ अमेरिका आपका 3rd लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड है। It is linked to South America by a very narrow strip of land which is known as Isthmus of Panama. Again बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन यहीं से फ्रेम होते हैं आपके। Which lies to the northern and western hemisphere and 3 ओशन से सराउंडेड है। आपको तीनों ओशन का नाम बताना है जिससे नॉर्थ अमेरिका सराउंडेड है, कमेंट करके बताइए।
नेक्स्ट अफ्रीका की बात करते हैं। सो मैंने अभी एक क्वेश्चन पूछा था, एक कॉन्टिनेंट का आपको नाम बताना है जिससे तीनों जो हैं आपके ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कैप्रिकॉर्न एंड इक्वेटर पास ऑन कर रहा है, तो वो आपका कॉन्टिनेंट हो गया अफ्रीका। नाउ अफ्रीका इज द सेकंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट आफ्टर एशिया। इक्वेटर्स इसके मिडिल से जाता है। अपार्ट फ्रॉम दैट ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पास होता है एंड दिस इज द ओनली कॉन्टिनेंट जिससे तीनों पास होते हैं। तो अगेन ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया। जो वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेजर्ट है सहारा डेजर्ट, वो आपका अफ्रीका में लोकेटेड है। कॉन्टिनेंट इज बाउंड ऑन ऑल साइड्स बाय ओशन एंड सीज। अगेन आप कमेंट करके बताइए कौन कौन से ओशन से सराउंडेड है। जो वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट रिवर है नाइल, दैट फ्लोज थ्रू अफ्रीका। साउथ अमेरिका की बात करते हैं। लाइज इन सदर्न हेमिस्फीयर एंड दिस वर्ल्ड्स लार्जेस्ट माउंटेन रेंज is there in South America and world's largest river Amazon is in South America. So largest river South America में है, longest river आपकी अफ्रीका में। डिफरेंस दोनों में याद रखिएगा, लार्जेस्ट एंड लॉन्गेस्ट में। यूजुअली लोग कंफ्यूज होता है। ऑस्ट्रेलिया की बात करूँ, ऑस्ट्रेलिया आपका सबसे स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट है, लाइज कंप्लीटली इन द सदर्न हेमिस्फीयर। इट इज सराउंडेड बाय ऑल साइड्स ओशंस एंड सीज, इसीलिए इसको आइलैंड कॉन्टिनेंट भी कहा जाता है। अब एशिया के लिए भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि कौन कौन से आइलैंड एंड सीज से ये सराउंडेड है। ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट एक इंपॉर्टेंट फैक्ट अगर मैं आपको बताऊं, सो एडमंड हेलरी एंड तेंजिंग नॉर्गे शेरपा जो कि इंडिया का था, दे वर द फर्स्ट मैन टू क्लाइम द हाईएस्ट माउंटेन पीक दैट इज माउंट एवरेस्ट on 29th May 1953 and Junko Tabai Japan says she was the first woman to reach the summit in 1975 and the first Indian woman was Bajendri Pal। ठीक है। नेक्स्ट अंटार्कटिका की बात करते हैं। अंटार्कटिका आपका है सदर्न हेमिस्फीयर में, ह्यूज कॉन्टिनेंट है। साउथ पोल इसमें लाई करता है कम्प्लीटली। दिस पर्टिकुलर कॉन्टिनेंट इज यूजुअली परमानेंटली कवर्ड विद आइस शीट। यहाँ पे कोई आपको परमानेंट सेटलमेंट्स नहीं मिलेंगे एंड बहुत सारे कंट्रीज़ के रिसर्च स्टेशन हैं अंटार्कटिका में। इंडिया के भी 2 रिसर्च स्टेशन हैं जिनका नाम मैत्री एंड दक्षिण गंगोत्री है। सो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आप इस फिगर में देखेंगे, ये एनसीईआरटी का फिगर है एग्जैक्टली। सो इसमें आप देखेंगे एक स्ट्रेट है यूजुअली इंडिया और श्रीलंका को जो कनेक्ट कर रहा है, दैट इज नोन एज पार्क स्ट्रेट। ठीक है। स्ट्रेट होता क्या है? स्ट्रेट होता है एक नैरो पैसेज जो आपके वाटर बॉडीज़ को कनेक्ट करता है इन ओशंस और सीज। उसी तरह एक स्ट्रेस जो है वो आपका नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका को कनेक्ट कर रहा है, जिसको एक नाम दिया गया है इस्थमस। इस्थमस ऑफ पनामा हमने पढ़ा था अभी, वो आपका नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका को कनेक्ट कर रहा है। तो आपको नाम ज़रूर पता होना चाहिए। नेक्स्ट हाइड्रोस्फीयर पे आते हैं हम। ठीक है। हाइड्रोस्फीयर की बात करूं, जैसे मैंने बोला मोर देन 71% ऑफ द अर्थ इज कवर्ड विद वाटर एंड 29% आपका लैंड से कवर है। 97% ऑफ अर्थ्स वाटर इज बेसिकली इन द ओशन एंड इट इज़ वेरी सॉल्टी। सिर्फ 3% आपका फ्रेश वाटर है। तो फ्रेश वाटर आपको कहाँ कहाँ मिलेंगे? फ्रेश वाटर आपको आइस शीट्स में मिल जाएंगे, ग्लेशियर्स में मिल जाएंगे, पॉन्ड्स में मिल जाएंगे, रिवर्स में मिल जाएंगे। ठीक है, जो कि ह्यूमन यूज़ के लिए अवेलेबल हैं। ओशन वाटर दे आर ऑलवेज मूविंग एंड द 3 चीफ मूवमेंट जो आपके ओशन वाटर में दिखते हैं दैट इज़ वेव, टाइड्स एंड ओशन करेंट्स। तीनों में डिफरेंस क्या होता है वो आप मुझे कमेंट करके बताइए कि वेव्स, टाइड्स एंड ओशन करेंट्स में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट देयर आर 5 मेजर ओशंस जिनके बारे में हम बिल्कुल बात करेंगे, इंक्रीजिंग ऑर्डर में बात करेंगे। सो पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन, इंडियन ओशन, सदर्न ओशन, आर्टिक ओशन, ये बिल्कुल इन ऑर्डर ऑफ साइज मैंने बताया आपको। सबसे पहले बात करते हैं पैसिफिक ओशन की। पैसिफिक ओशन आपका 1/3 ऑफ द अर्थ कवर करता है। मरियाना ट्रेंच जो डीपेस्ट पॉइंट है जो मैंने अभी बताया था आपको, ये आपका पैसिफिक ओशन में लोकेटेड है और पैसिफिक ओशन आपका सर्कुलर इन शेप है। तो प्लीज़ ध्यान रखिएगा, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि सर्कुलर इन शेप ओशन कौन सा है। ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है अटलांटिक ओशन विच इज़ एस शेप्ड ओशन होता है। इसकी कोस्ट लाइन जो है दैट इज़ हाईली इंटेंडेड, दैट इज़ वाई इट इज़ वेरी सूटेबल फॉर नेचुरल हार्बर्स एंड पोर्ट एंड कॉमर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इट इज़ वन ऑफ द वेरी बिजिएस्ट ओशन इन द वर्ल्ड। बात करते हैं इंडियन ओशन की, तो इट इज़ द ओनली ओशन विच इज़ नेम्ड आफ्टर अ कंट्री एंड ये आपका ट्रायंगुलर इन शेप है। कमिंग टू सदर्न ओशन, ये आपका अंटार्कटिका को एनसर्कल करता है एंड एक्सटेंड टुवर्ड 60 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड। आर्टिक सर्कल की बात कर लेते हैं। लोकेटेड इन आर्टिक सर्कल अराउंड द नॉर्थ पोल, कनेक्ट्स विद पैसिफिक ओशन बाय अ नैरो स्ट्रेच ऑफ शैलो वाटर विच इज़ नोन एज बेरिंग स्ट्रेट। ठीक है। तो अब 3 स्टेट हो गए, इस्थमस ऑफ पनामा हो गया, पार्क स्ट्रेट हो गया एंड बेरिंग स्ट्रेट हो गए। नाम ध्यान रखिएगा, यहाँ पे मैंने सारे आपको ओशंस दिखा दिए, सदर्न, पैसिफिक, इंडियन, अटलांटिक, आर्टिक। ठीक है। कहाँ कहाँ पे लोकेशन है वो मैंने आपको बता दिया। ठीक है।
अब बात करते हैं एटमॉस्फेयर की। ये फिगर आपको एनसीईआरटी में दिख रहा होगा। इसमें देखिए देयर आर वेरियस जोन्स ऑफ एटमॉस्फेयर, ठीक है। एयर हमेशा ध्यान रखिएगा हाई प्रेशर से लो प्रेशर को मूव करती है एंड मूविंग एयर इज नोन एज विंड। ये एक इंपॉर्टेंट बात हो गई, ठीक है। नेक्स्ट, अब जैसे मैंने बोला एयर के डिफरेंट लेयर्स प्रेजेंट होते हैं, क्या क्या ये लेयर्स होते हैं, और इसमें विथ फिगर आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी कि किस लेयर में बेसिकली क्या फिनोमेना होता है। बट एक एक करके हम बात करते हैं। सबसे पहले एटमॉस्फेयर है, दैट इज समवेयर अराउंड 1600 किलोमीटर्स आपका हाइट में एक्सटेंड करता है। 5 बेसिक लेयर्स में डिवाइडेड होता है डिपेंडिंग अपॉन द कंपोजिशन, टेम्परेचर एंड अदर प्रॉपर्टीज। नाइट्रोजन आपका एटमॉस्फेयर में 78% होता है, ऑक्सीजन 21% होता है, एंड देयर आर वेरियस अदर गैसेस जैसे CO2, आर्गन एंड अदर विच आर लेस देन 1% बाय वॉल्यूम, ठीक है। जो डेंसिटी होती है एटमॉस्फेयर की वो विथ हाइट आपकी जो है वो वेरी करती है। मैक्सिमम डेंसिटी आपकी सी लेवल पे होती है, जैसे जैसे आप हाइट पे जाते हैं तो डेंसिटी आपकी डिक्रीज होती है। इसीलिए देखेंगे जब आप हाइट पे जाएंगे तो आपको सांस लेने में तकलीफ होती है। द रीज़न इज दिस, क्योंकि डेंसिटी कम होती है। और जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं तो टेम्परेचर कीप्स ऑन डिक्रीजिंग, ठीक है। अब इन लेयर्स के बारे में, जैसे मैंने बोला कि लेयर्स के बारे में आपको आने वाले चैप्टर्स में डिटेल दिखेगा। यहाँ पे सिर्फ इतना ही इंट्रोडक्शन दिया गया था जो आपके लेयर्स के बारे में था। अब बात करते हैं नए चैप्टर पे आ जाते हैं। नया चैप्टर जो है दैट इज़ अबाउट मेजर लैंडफॉर्म्स ऑफ द अर्थ, ठीक है। मेजर लैंडफॉर्म्स के बारे में बात करूँ अगर, तो जो आपका फर्स्ट पेज में एनसीईआरटी के दिया हुआ, अगर आप लोग ने एनसीईआरटी खोली हुई है तो फर्स्ट पेज में मेजर लैंडफॉर्म्स के बारे में बताया कि लैंडफॉर्म्स का फॉर्मेशन होता क्यों है। 2 खास वजह हैं इसके। फर्स्ट इज देयर कि कॉन्टिन्यूस मूवमेंट ऑफ अर्थ इज देयर, जिसकी वजह से 2 प्रोसेसेस होते हैं। एक आपका इंटरनल प्रोसेस हो गया जिसकी वजह से अपलिफ्टमेंट हो गए और कोई जो है आपका लैंडफॉर्म क्रिएट हो जाता है, या तो आपके एक्सटर्नल प्रेशर होते हैं, ठीक है। अब हिल क्या होता है, देखिए ये इंटरेस्टिंग फैक्ट इस तरह से दिए होते हैं आपके, वो भी मैंने यहाँ पे कवर अप किया है। हिल क्या होता है? हिल होता है एक लैंड सरफेस विच एक्चुअली गेट्स हायर, सराउंडिंग से अपने थोड़ा सा और हाइट पे आ जाता है, उसको हम बोल देते हैं हिल, ठीक है। जो मौना किया है हवाई में is in the Pacific Ocean is an undersea mountain. It is higher than Mount Everest also. So ये भी आपको पता होना चाहिए जनरल नॉलेज के टर्म्स में एंड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये पूछ लिया जाता है। सो मौना किया आपका हवाई में है पैसिफिक ओशन से, और माउंट एवरेस्ट से बड़ा माउंटेन है, ठीक है। अब पहला मैंने बोला कि आपके लैंडफॉर्म क्रिएट होता है इंटरनल प्रोसेस की वजह से, दूसरा होता है आपका एक्सटर्नल प्रोसेस। अब जो वेयरिंग अवे ऑफ अर्थ सरफेस है दैट इज टर्म्ड एज इरोशन, और जो सरफेस बनता है रीबिल्ड होता है वो होता है डेपोजिशन की वजह से, ठीक है। यानी एक जगह से मटेरियल उठ रहा है और दूसरी जगह जाके डिपॉजिट हो रहा है, तो जहाँ डिपॉजिट हो रहा है वहाँ पे एक नया लैंड मास बन रहा है, उसको बोलते हैं रीबिल्ड होना यानी डिपॉजिट होना। और जो सरफेस जा रहा है वहाँ पे भी कुछ क्रिएट हो रहा है बट इट इज़ गोइंग अवे, तो दैट इज टर्म्ड एज इरोवेशन। अब माउंटेन की बात करते हैं। माउंटेन इज एनी नेचुरल एलिवेशन ऑन द अर्थ सरफेस, अपने बाकी एरिया से वो ऊंचा उठता है, दैट इज एलिवेशन आपका। दे मे हैव स्मॉलर समिट और अ ब्रॉड बेस। सम माउंटेन्स आर हायर देन क्लाउड्स ऑल्सो। इन सम माउंटेन्स कहीं पे आपको परमानेंटली फ्रोजन आइस ग्लेशियर्स मिलेंगे, कुछ आपके अंडर सी माउंटेन्स होंगे। बिकॉज ऑफ हार्श क्लाइमेट लेस पीपल लिव इन दिस माउंटेन एरियाज। नेक्स्ट, माउंटेन्स में भी अरेंज्ड इन अ लाइन, अगर वो माउंटेन्स एक लाइन में अरेंज है तो वो एक रेंज फॉर्म करते हैं, जैसे आपके हिमालयाज एशिया में हो गए, एल्प्स आपके यूरेशिया में हो गए एंड एंडेस आपके साउथ अमेरिका में हो गए। ये आपके माउंटेन रेंजेस के एग्जाम्पल हैं। अब 3 टाइप के माउंटेन्स होते हैं, एक आपका होता है फोल्ड माउंटेन, ब्लॉक माउंटेन, वॉल्केनिक माउंटेन, जो इस लेवल पे एनसीईआरटी में दिया हुआ है। इससे और आगे डेप्थ में भी होता है बट फिलहाल आप इतना जानें। अब जो फोल्ड माउंटेन होता है, जो हिमालयाज हैं, एल्प्स हैं, ये आपके यंग फोल्ड माउंटेन के एग्जाम्पल्स है, तो एग्जाम्पल जरूर याद करिएगा। अरावली रेंज इंडिया में इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन सिस्टम इन द वर्ल्ड, एंड अपलेचियंस इन नॉर्थ अमेरिका एंड उरल माउंटेन्स इन रशिया, ये दूसरे एग्जाम्पल्स हैं बट दे आर हैविंग लो एलिवेशंस, ठीक है। नेक्स्ट, तो जैसे मैंने बोला टाइप्स ऑफ माउंटेन्स, यहाँ पे एक और टाइप है रेसिडुअल टाइप। मैंने आपको 3 टाइप बताए थे, फोल्ड, ब्लॉक, वोल्केनिक एंड रेसिडुअल। इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे क्लास 6 की एनसीईआरटी को ही क्योंकि मैं फोकस कर रही हूँ, तो फोल्ड मैंने डिस्कस कर लिया। ब्लॉक और वोल्केनिक की बात करते हैं। ब्लॉक माउंटेन्स होते हैं जब व्हेन लार्ज एरियाज आर ब्रोकन एंड वर्टिकली डिस्प्लेसमेंट होता है। 2 प्लेट्स यानी 2 ब्लॉक्स आपने रखा, एक ब्लॉक ऊपर उठ गया, एक ब्लॉक नीचे आ गया,
ठीक है। तो उसकी वजह से जो क्रिएट होता है दैट इज़ योर ब्लॉक माउंटेन। तो जो राइन वैली है एंड वॉग्स माउंटेन है यूरोप में, ये आपके ब्लॉक माउंटेन के एग्जाम्पल्स हैं। वॉल्केनिक माउंटेन, जैसे आपको नाम पता चल रहा है, वॉल्केनो की वजह से जो आपका एक्टिविटी जो माउंटेन क्रिएट होता है दैट इज नोन एज वॉल्केनिक माउंटेन्स। एंड माउंट किलिमंजारो इन अफ्रीका एंड माउंट फ्यूजियामा इन जापान, ये आपके वॉल्केनिक माउंटेन के एग्जाम्पल्स हैं। वहीं अगर मैं बात करूं अब प्लेन्स की, माउंटेन के बाद जो नेक्स्ट लैंडफॉर्म क्रिएट होता है दैट इज प्लेन्स। प्लेन्स होते हैं स्ट्रेच ऑफ फ्लैट लैंड होते हैं, दे आर फॉर्म्ड बाय रिवर्स और रिवर ट्रिब्यूटरीज के जो मटीरियल इरोड होके आते हैं इरोजन के थ्रू, वो आपका प्लेन फॉर्म करते हैं। ये एरिया बहुत फर्टाइल होता है, बहुत थिकली पॉपुलेटेड होता है, एग्रीकल्चर पर्पज से बहुत ज़्यादा ये प्रोडक्टिव होता है। एग्जाम्पल्स हैं आपका एशिया में गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन और चाइना में आपका यांगजी प्लेन, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है प्लेटोस। प्लेटोस क्या होता है? एक एलिवेटेड फ्लैट लैंड। एग्जाम्पल हो गया आपका डेक्कन प्लेटो, इंडिया में वन ऑफ द ओल्डेस्ट प्लेटो। ईस्ट अफ्रीका में आपका ईस्टर्न अफ्रीका में प्लेटो, केन्या तंजानिया में, युगांडा एंड वेस्टर्न प्लेटो ऑफ ऑस्ट्रेलिया। तिब्बत प्लेटो जो है दैट इज़ द हाईएस्ट प्लेटो इन द वर्ल्ड विथ हाइट, ठीक है, हाइट के लेवल से वर्ल्ड में। एडवांटेजेस क्या होते हैं प्लेटो में? प्लेटो में आपका रिच मिनरल बहुत डिपॉजिट होता है, जैसे अफ्रीकन प्लेटो जो है ये आपका गोल्ड माइन के लिए फेमस है। इंडियन प्लेटो में आपका आयरन, कोल, मैंगनीज, ये आपका छोटा नागपुर एरिया में होगा। देर आर सेवरल वाटरफॉल्स ऑल्सो जो ग्रेट हाइट से इन प्लेटोज में आपको मिलेंगे, जैसे इंडिया में आपका हुंद्रू फॉल्स हो गया छोटा नागपुर में, सुबर्णरेखा हो गया, जॉग फॉल्स हो गया कर्नाटका में। तो ये जो एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं दीज एग्जाम्पल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। ये एग्जाम्पल्स आप प्लीज़ याद कर लीजिएगा क्योंकि एनसीईआरटी में भी ये बोल्ड फॉर्म में लिखे होते हैं। प्लेटो में जो सॉइल होता है दैट इज़ ब्लैक सॉइल विच इज़ गुड फॉर कल्टिवेशन, ठीक है। तो यूजुअली ब्लैक सॉइल में आपका कॉटन के क्रॉप्स ग्रो कराए जाते हैं। अब आ जाते हैं आपके चैप्टर 7 पे जो कि आपका है आर कंट्री इंडिया। तो ये आपके लैंड फॉर्म्स में इतना इंपॉर्टेंट था, ज़्यादा डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने एनसीईआरटी खोली होगी तो आपको पता है मैंने बहुत लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन कर दिया है, नहीं भी है तो दिस इज़ मोर देन सफिशिएंट। पूरी एनसीईआरटी का ये ब्लूप्रिंट है ऑलरेडी, ठीक है। अब बात करते हैं इंडिया के बारे में। एक बेसिक जो यहाँ पे बताया गया है इंडिया के बारे में वो ये है कि एरिया जो है इंडिया का दैट इज समवेयर अराउंड 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स। नॉर्थ साउथ एक्सटेंट जो है आपका वो है कश्मीर से कन्याकुमारी विच इज समवेयर अराउंड 3200 किलोमीटर। ईस्ट वेस्ट एक्सटेंट आपका अरुणाचल प्रदेश से कच्छ तक है विच इज 2900 किलोमीटर्स। और इंडिया इज अ पेनिनसुला इसलिए क्योंकि पीस ऑफ वाटर विच इज सराउंडेड बाय वाटर फ्रॉम piece of land which is surrounded by water on 3 sides. Presently 29 states 7 union territories ये आपके पुराने एनसीईआरटीज में होगा, बट अभी रिसेंटली इट हैज़ बीन चेंज्ड, आपके 28 स्टेट्स हो गए। जम्मू एंड कश्मीर अभी आपने देखा वो डिवाइड हो गया और जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख आपके नए यूनियन टेरिटरीज बन गए। तो आप मुझे कमेंट करके बताइए कितने यूनियन टेरिटरीज हैं विद देयर कैपिटल्स, आप मुझे बताइए अभी, ठीक है। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन है इंडिया आपका नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लोकेटेड है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 पास होता है हाफ वे ऑफ द कंट्री से। जो आपका साउथ टू नॉर्थ मेनलैंड इंडिया है वो एक्सटेंड करता है 8.4 डिग्री नॉर्थ टू 37.6 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, और वेस्ट से ईस्ट इट इज 68.7 डिग्री ईस्ट से 97.25 ईस्ट लॉन्गिट्यूड। सनराइज अरुणाचल प्रदेश एंड गुजरात के बीच में 2 घंटे का लैग फेज होता है, तो 2 आवर जल्दी अरुणाचल प्रदेश में सनराइज हो जाता है आपका। अब बात करते हैं हिमालयस की। हिमालय बेसिकली इज अबोर्ड ऑफ स्नो, यानी आइस का घर। अबोर्ड मीन्स घर। इट इज़ डिवाइडेड इनटू 3 मेन पैरेलल रेंजेस, 3 रेंजेस में डिवाइडेड है। एक आपका नदरन मोस्ट यानी ग्रेट हिमालय या हिमाद्री हो गया जिसमें आपका हाईएस्ट पीक्स आते हैं। एक आपका मिडिल हिमालयाज हो गया विच इज़ हिमाचल प्रदेश या साउथ ऑफ हिमाद्री में, इसमें आपके हिल स्टेशंस आते हैं जितने भी पॉपुलर हिल स्टेशंस हैं। लास्ट में आता है सदर्न मोस्ट में शिवालिक रेंज, ठीक है। तो ये आप देखेंगे ये आपका इंडिया का मैप है, इसमें आपको नेबरिंग कंट्रीज़ मिलेंगे। करंटली आप मुझे इंडिया के जितने भी नेबरिंग कंट्रीज़ हैं विद देयर कैपिटल कमेंट करके बताइए फटाफट के कितने नेबरिंग कंट्रीज़ और कैपिटल हैं, आपकी नॉलेज और रिविजन साथ साथ होता रहेगा। अब बात करते हैं नदर्न इंडिया प्लेन्स की जो आपके साउथ ऑफ हिमालयाज में होते हैं। ये जैसे मैंने बताया रिवर्स एंड अलूवियल डिपॉजिट से बनते हैं।
इंदस, गंगा, ब्रह्मपुत्र, ये फेमस प्लेन्स हैं जो इनके ट्रिब्यूटरीज से बनते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट पेनिनसुला प्लेटो, ये आपके दो पार्ट्स में है, एक आपका डेक्कन प्लेटो है, दूसरा आपका मालवा है। तो अगर मैं मालवा की बात करूँ तो ये आपके साउथ ऑफ नदर्न प्लेन्स में होते हैं, ट्रायंगुलर शेप होते हैं, हाईली अनइवन होते हैं, इनमें न्यूमरस वैलीज आपको मिलेंगी। अरावरी हिल्स, विंध्या, सतपुरा, ये आपके इंपॉर्टेंट रेंजेस हैं इसमें। ताप्ती एंड रिवर, इस रेंजेस में आपको रिवर्स मिलेंगी। नाउ ताप्ती एंड रिवर आर द ओनली रिवर्स जो आपकी ड्रेन होती हैं अरेबियन सी में। बाकी सारी जो है साउथ की रिवर्स वो आपकी बे ऑफ बंगाल में ड्रेन होती हैं। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। डेक्कन प्लेटो की बात करते हैं। डेक्कन प्लेटो आपका वेस्टर्न घाट्स या सह्याद्रीज हो गया, जो बॉर्डर करता है प्लेटो इन द वेस्ट को। एंड वेस्टर्न घाट्स आपके कॉन्टिन्यूअस हैं, ईस्टर्न घाट्स आपके ब्रोकन एंड अनइवन हैं। इसीलिए जो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन है दे आर वेरी नैरो एंड ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स आर मच ब्रॉडर। महानदी गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये आपकी बे ऑफ बंगाल में ड्रेन करती हैं। सुंदरबन डेल्टा इज फॉर्म्ड वेयर गंगा एंड ब्रह्मपुत्र फ्लो इन बे ऑफ बंगाल, ठीक है। अब एक क्वेश्चन है यहाँ पे, डू यू नो का, दैट गंगा एंड ब्रह्मपुत्र आदि का जो डेल्टा बनता है सुंदरबन, दैट इज वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेल्टा, और उसमें आपकी रामसार साइट्स हैं। तो कितनी करंटली रामसार साइट्स हैं वो आप मुझे बता दीजिए, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। अब एक और इम्पॉर्टेंट एनसीईआरटी में आपने देखा होगा, इस तरह का एक डायग्राम है जो फिजिकल डिवीजन को दिखा रहा है इंडिया के। और ये जो हमने मैप का एग्जाम्पल डिस्कस किया था रिलीफ मैप का, वो उसका भी ये एक एग्जाम्पल है। कोरल्स और पॉलियप्स, दो टर्म्स यहाँ पे यूज़ किए गए हैं। तो कोरल्स बेसिकली क्या होते हैं, टाइनी स्केलेटन्स ऑफ एनिमल्स होते हैं, जिन्हें वी कॉल इट पॉलिप्स, ठीक है। व्हेन द लिविंग पॉलिप्स डाई, उनके स्केलेटन वहीं पे रह जाते हैं एंड दे गिव राइज टू फॉर्मेशन ऑफ कोरल आइलैंड्स। तो इंडिया में कोरल आइलैंड कौन सा है वो आपको मुझे कमेंट करके बताना है। लास्ट आते हैं आपके चैप्टर 8 पे। ये चैप्टर यहाँ पे खत्म होता है, इसके अलावा और कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं फिलहाल, क्योंकि बहुत बेसिक लेवल पे दिया हुआ है। लास्ट चैप्टर 8 पे आते हैं। चैप्टर 8 के बारे में डिस्कस करेंगे। चैप्टर 8 में आपके बेसिकली सीजन्स के बारे में बात की है, क्लाइमेट, वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, एक बेसिक समरी। तो कोल्ड वेदर सीजन होता है आपका दिसंबर टू फरवरी में, हॉट वेदर सीजन होता है मार्च टू मई में, साउथ वेस्ट मानसून आपका जून टू सेप्टेम्बर, एंड सीजन ऑफ रिट्रीटिंग मानसून आपका अक्टूबर एंड नवंबर में होता है। नाउ क्लाइमेट ऑफ इंडिया की बात करें तो इट हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड एज मॉनसून टाइप। मॉनसून जो है ये एक अरबिक वर्ड है। नाउ दिस क्वेश्चन ऑल्सो कम्स इनटू द एग्जामिनेशन। अरबिक वर्ड मौसम से लिया गया है विच मीन्स सीजन। इंडिया की लोकेशन की वजह से, दो इट इज इन द ट्रॉपिकल रीजन, मोस्ट ऑफ द रेन इज ब्रॉट बाय दीज मॉनसून विंड्स। नाउ इंडिया का क्लाइमेट इज अफेक्टेड बाय, या किसी भी प्लेन्स का क्लाइमेट इज अफेक्टेड बाय फ्यू फैक्टर्स। वो फैक्टर्स क्या हैं आपके, लोकेशन, एल्टीट्यूड, डिस्टेंस फ्रॉम द सी, रिलीफ। नेचुरल वेजिटेशन की बात करें, सो ग्रासेस, शर्ब्स, ट्रीज विच ग्रो ऑन देयर ओन विदाउट एनी इंटरफेरेंस और हेल्प फ्रॉम द ह्यूमन बींग्स and dependent on different climatic conditions, among which amount of rainfall is very important। ये आपके नेचुरल वेजिटेशन के डेफिनेशन हो गए। इंडिया में 5 टाइप की वेजिटेशंस हैं। कौन कौन सी, आपकी ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, तो ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट, थॉर्नी बुशेस, माउंटेन वेजिटेशन एंड मैनग्रोव फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की बात करते हैं सबसे पहले। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जो हैं ये दीज आर द फॉरेस्ट विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर हैवी रेनफॉल। हाईली डेंस होती हैं, सनलाइट इसमें ग्राउंड तक नहीं पहुंच पाते हैं। मैनी ऑफ दीज ट्रीज जो हैं दे शेड द लीव्स एट डिफरेंट टाइम्स इन द ईयर। यूजुअली इनको हम एवरग्रीन फॉरेस्ट बोलते हैं, और यही ट्रीज जो हैं ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं रेनफॉल कराने के लिए। जो इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स आपको ध्यान रखना है, क्योंकि एट टाइम्स मैचिंग क्वेश्चन आ जाता है आपका ट्रॉपिकल फॉरेस्ट के, डेसिडियस फॉरेस्ट के, मैनग्रोव के या माउंटेन फॉरेस्ट के, वो आपके मैच द कॉलम के फॉर्म में पूछ लिया जाता है। सो महोगनी, इबोनी एंड रोजवुड ये आपके एग्जाम्पल हो गए। यूजुअली ट्रॉपिकल फॉरेस्ट कहाँ पे हैं, लोकेशन ये भी आपको पता होना चाहिए, ये भी क्वेश्चन में एग्जामिनेशन में पूछा गया है। सो अंडमान निकोबार, पार्ट्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट एंड नैरो स्ट्रिप ऑफ वेस्टर्न स्लोप ऑफ वेस्टर्न घाट्स, ये इन जगहों पे आपको ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट मिलेंगे। ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट इज मॉनसून फॉरेस्ट भी कहा जाता है। लेस डेंस होते हैं, दे शेड देयर लीव्स एट पर्टिकुलर टाइम ऑफ ईयर, एंड दीज आर इम्पॉर्टेंट जो इनमें ट्रीज होते हैं, दे आर साल, टीक, पीपल, नीम एंड शीशम। दे फाउंड इन MP, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा एंड इन पार्ट्स ऑफ महाराष्ट्र। थॉर्नी बुशेस दे आर ड्राई, ठीक है, बुशेस हैं ड्राई, लीव्स इन फॉर्म ऑफ स्पाइंस,
स्पाइन के फॉर्म में हो जाती है। तो जो आपके बेसिकली डेजर्ट्स में जो आप देखेंगे कैक्टस, खैर, बबूल, कीकर, इनके जो पत्ते देखेंगे नोकीले कांटेदार होते हैं। वाई? ताकि जो है इनका वाटर का लॉस ना हो, क्योंकि ऑलरेडी ड्राई एरिया में है। सो एरियाज ऑफ राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, ईस्टर्न स्लोप्स ऑफ वेस्टर्न घाट्स एंड गुजरात में ये आपको मिलेंगे। माउंटेन वेजिटेशन क्या होता है? वाइड रेंज ऑफ स्पीशीज इज फाउंड इन द माउंटेन एरिया अकॉर्डिंग टू द हाइट। जैसे मैंने बोला कि हर कोई सर्वाइव नहीं कर सकता, क्योंकि टेम्परेचर जो है वो वहाँ पर आपका डिक्रीज होता है। सो जो हाइट बिटवीन 1500 to 2500 होता है, कोनिकल इन शेप होते हैं, इसीलिए कोन की वजह से इनका नाम दे दिया गया है कोनिफेरस ट्रीज। इसमें इंपॉर्टेंट आपके चीर, पाइन एंड देवदार हैं। मैनग्रोव की बात करूँ तो दे कैन सर्वाइव इन सलाइन वाटर, फाउंड मेनली इन सुंदरबन्स इन वेस्ट बंगाल एंड अंडमान एंड निकोबार्स। सुंदरी इज अ वेल नोन स्पीशीज ऑफ दिस मैनग्रोव फॉरेस्ट आफ्टर सुंदरबन्स हैव बीन नेम्ड। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ऑलरेडी इसमें मैंने जो मेन वर्ड्स हैं जो एनसीईआरटी में हाईलाइटेड है, वही मैंने अपनी प्रेजेंटेशन में भी हाईलाइट करने की कोशिश की है। लास्टली जो लास्ट पेज आपका एनसीईआरटी एंड ऑफ दिस कंप्लीट क्लास 6 जो एनसीईआरटी ज्योग्राफी है, उसमें मैं आपको बता दूं पीकॉक इज आवर नेशनल बर्ड, टाइगर इज आवर नेशनल एनिमल, गिर फॉरेस्ट इन गुजरात इज होम ऑफ एशियाटिक लॉयंस, एलिफेंट एंड वन हॉर्न राइनोसोरस आर बेसिकली फाउंड इन द फॉरेस्ट ऑफ असम, एलिफेंट्स आर फाउंड इन केरला एंड कर्नाटका ऑल्सो, camels and wild asses are found in great Indian deserts and run of Kutch, wild goats, snow leopards, bear etc are found in Himalayan region. अपार्ट फ्रॉम दैट देयर आर फ्यू माइग्रेटरी बर्ड्स ऑल्सो। अब माइग्रेटरी बर्ड्स क्या होते हैं? माइग्रेटरी बर्ड्स होते हैं, उनको नाम इसलिए दिया गया क्योंकि अनफेवरेबल कंडीशंस के टाइम पे वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस ट्रेवल करती हैं उस टाइम के लिए जिस टाइम के लिए कंडीशंस उनके लिए फेवरेबल नहीं है। मान लो बाहर से कोई बर्ड्स इंडिया में आई ठंड में, क्योंकि बाहर उसके लिए टेम्परेचर फेवरेबल नहीं है, वो यहाँ पे इंडिया में कुछ टाइम रहेगी, फिर जैसे ही टाइम स्पैन कंप्लीट हो जाएगा वो वापस चल जाएगी। तो इनको बोलते हैं माइग्रेटरी बर्ड्स। लास्ट आपका जो इंपॉर्टेंट चीज़ आपकी एनसीईआरटी में दी गई है वो है कि चेरापूंजी इन मेघालय जो थी वो आपकी वेटेस्ट प्लेस हुआ करती थी, बट नाउ द प्लेस हैज़ बीन चेंज, इट इज़ बीन मौसनरम। तो अगर आपसे अब क्वेश्चन में पूछा जाए कि हाईएस्ट रेनफॉल कहाँ पे होता है, तो इट इज़ नॉट चेरापूंजी नाउ, इट इज़ योर मौसनरम। सो ये यहाँ पे आपका क्लास 6 एनसीईआरटी जो है वो कंप्लीट होता है ज्योग्राफी का। इसी तरह देयर विल बी सिमिलर जो मैं बनाऊंगी आगे नेक्स्ट 7th 8th 9th 10th 11th 12th में कवर करने की कोशिश करूँगी। आपको सीरीज़ ऑफ वीडियोज़ मिलते रहेंगे, साथ ही हिस्ट्री और पॉलिटी इकोनॉमी भी मैं कवर करने वाली हूँ, और मेरी कोशिश रहेगी कि एग्जाम से पहले मैं आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड कर दूँ। तो अगर आपको ये सीरीज़ अच्छी लगी कमेंट करके मुझे बताते रहिए, एंड वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें। तो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। टिल देन, जय हिंद।